अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े साम्राज्यों के नाम आते हैं ना। लेकिन कई बार कुछ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानियां घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपी होती हैं। तो आज चलिए एक ऐसी ही भूली बिसरी दास्तान को जानते हैं, पलामू के किलों से जुड़ी चेरो राजवंश की कहानी। जरा इन तस्वीरों को देखिए। झारखंड के घने जंगलों के बीच ये रहस्यमयी खंडर आज भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। ये सिर्फ पत्थर और काई नहीं है, नहीं, ये गवाह है एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य के जो कभी यहीं फलता फूलता था और आज प्रकृति की गोद में शांति से समाया हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन शानदार किलों को बनाया किसने और इन दीवारों के पीछे ताकत, दौलत और फिर आखिरकार पतन की कौन सी कहानी दफन है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के इस सफर में हम चेरो की शुरुआत से लेकर उनके सुनहरे दौर, फिर मुगलों से उनके टकराव और आखिर में उनकी विरासत तक हर पहलू को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है चेरो की उत्पत्ति। मतलब आखिर ये लोग थे कौन और वो क्या खास बात थी जिसने उन्हें इस मुश्किल इलाके का शासक बना दिया। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चेरो सिर्फ लड़ाके नहीं थे, वो कमाल के रणनीतिकार थे। उनकी ताकत असल में 4 पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, उन्हें अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके का चप्पा चप्पा पता था। दूसरा, उन्होंने व्यापार के रास्तों पर अपना कंट्रोल जमाया, जिससे पैसा और ताकत दोनों आए। तीसरा, उन्होंने गुरेला युद्ध में महारत हासिल की, मतलब छिपकर हमला करना, जो जंगलों में सबसे कारगर होता है। और सबसे अहम, उन्होंने स्थानीय आदिवासी और हिंदू परंपराओं को मिलाया, जिससे हर कोई उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। यही मेलजोल उनकी असली ताकत थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? हुआ ये कि 12वीं सदी में जब उस इलाके का शक्तिशाली पाल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। चेरो ने इसी मौके का फायदा उठाया और पूर्वी भारत के घने जंगलों में अपने लिए एक मजबूत राज्य की नींव रख दी। चलिए अब कहानी के अगले चरण पर चलते हैं। ये देखते हैं कि कैसे चेरो ने अपनी ताकत को एक पूरे राजवंश की शक्ल दी और अपने शुरुआती दुश्मनों का सामना कैसे किया। ये टाइमलाइन 3 बहुत बड़े मोड़ दिखाती है। 1572 में भगवंत राय ने रक्सेलो को हराकर पलामू में चेरो शासन की नींव रखी। ये एक ऐतिहासिक पल था। फिर देखिए, 1590 में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर जैसी महाशक्ति से पहली बार सीधी टक्कर ली। और 1605 में अकबर की मौत के बाद जो उन्होंने किया वो उनकी हिम्मत को दिखाता है। उन्होंने मुगलों से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये मुगलों के लिए एक खुली चुनौती थी। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 16वीं सदी के महान शासक शेरशाह सूरी को भी चेरो की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस हुआ। इतना कि उन्होंने अपने सबसे काबिल कमांडर खवास खां को सिर्फ चेरो को काबू में करने के लिए भेजा था। ये उनके स्वर्ण युग से बहुत पहले की बात है, जो उनके बढ़ते प्रभाव को साबित करती है। और अब हम पहुंचते हैं चेरो कहानी के शिखर पर, उस दौर में जिसे उनका गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये दौर था उनके सबसे महान और शक्तिशाली शासक मेदिनी राय का। अच्छा, मेदिनी राय के बारे में जानने से पहले हमें न्यायप्रिय शासक का मतलब समझना होगा। ये वो राजा होता है जो सिर्फ जंगें नहीं जीतता, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाता है। वो प्रशासन सुधारता है, खेतीबाड़ी को बढ़ावा देता है और सबके सुख दुख का ख्याल रखता है। और मेदिनी राय इसी परिभाषा की जीती जागती मिसाल थे। उनके राज का असर इतना गहरा था कि आज भी वहां ये कहावत जिंदा है, राजा मेदिनी राय की नगरी में घर घर बाजे मथनियां। इसका मतलब है कि उनके राज में हर घर में इतनी खुशहाली थी, इतनी बरकत थी कि दूध दही की कोई कमी नहीं थी। सोचिए, एक शासक के लिए इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है भला। उनकी उपलब्धियों की ये लिस्ट देखिए जरा। उन्होंने अपने राज्य को गया और हजारीबाग तक फैलाया, छोटा नागपुर के महाराजा तक को हराया और खेती को इतना बढ़ावा दिया कि चारों तरफ खुशहाली छा गई। आज हम पलामू का जो नया शानदार किला देखते हैं वो भी उन्हीं की देन है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर शहंशाह औरंगजेब को टैक्स देने से साफ मना कर दिया था। ये उनकी बहादुरी और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। तो जाहिर है मेदिनी राय की इसी ललकार ने एक ऐसे टकराव को जन्म दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया।
अब हम देखेंगे चेरो साम्राज्य और विशाल मुगल सल्तनत के बीच हुई उस जबरदस्त जंग की कहानी। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ चेरो थे जो अपने इलाके, अपने जंगल, अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थी मुगलों की विशाल सेना और शाही ताकत जो अपने साम्राज्य को और फैलाना चाहती थी। ये बिल्कुल डेविड बनाम गोलियात जैसी लड़ाई थी। और फिर 1660 में वो दिन आया। मुगल जनरल दाऊद खान अपनी भारी भरकम सेना के साथ पलामू के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने मेदिनी राय के सामने शर्त रखी, या तो इस्लाम कबूल करो और टैक्स दो, या जंग के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने अपनी आन बान शान के खिलाफ इसे मानने से इनकार कर दिया। जबरदस्त युद्ध हुआ। मुगलों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर चेरों ने डटकर मुकाबला किया। आखिरकार जब हार निश्चित लगने लगी तो मेदिनी राय एक गुप्त रास्ते से निकल गए। ये कोई कायरता नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि संघर्ष को जिंदा रखा जा सके। इस जीत को यादगार बनाने के लिए दाऊद खान ने किले के सबसे खूबसूरत और कलात्मक नागपुरी गेट को उखड़वा लिया और एक ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले गया। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं था, ये चेरों के गौरव, उनकी कला का प्रतीक था, जिसे छीनकर मुगल उनकी हिम्मत तोड़ना चाहते थे। कहते हैं ना, हर उदय का एक अस्त होता है। चेरो राजवंश का स्वर्ण युग बीत चुका था। अब हम अपने आखिरी हिस्से में देखेंगे कि इस महान राजवंश का अंत कैसे हुआ और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं। मेदिनी राय के बाद चेरो राजवंश धीरे धीरे कमजोर होने लगा। शाही परिवार में ही गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं, और इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब घर कमजोर होता है तो बाहरी दुश्मन फायदा उठाते हैं। बिल्कुल यही हुआ। 1771 में एक अंदरूनी गद्दार की मदद से अंग्रेजों ने किलों पर कब्जा कर लिया, और आखिरकार 1813 में आर्थिक तंगी और अंदरूनी कलह के कारण अंग्रेजों ने इस राजवंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1813 ये वो साल था जब लगभग 300 साल तक अपनी शर्तों पर जीने वाले एक स्वाभिमानी राजवंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, पलामू के इन खंडहरों पर। लेकिन अब ये हमारे लिए सिर्फ पत्थर नहीं है ना, अब हम जानते हैं कि ये उस साम्राज्य के मूक गवाह हैं जिसने बड़ी बड़ी ताकतों के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, चेरो राजवंश ये साबित करता है कि इतिहास सिर्फ दिल्ली और आगरा के महलों में नहीं लिखा जाता, ये भारत के जंगलों और पहाड़ों में भी सांस लेता है। दूसरी बात, उनकी कहानी हमें स्थानीय संस्कृतियों और उनके संघर्षों के महत्व की याद दिलाती है। और आखिर में, उनकी विरासत आज भी उन किलों में, लोक कथाओं में और उस जमीन में जिंदा है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा देती है। तो अगली बार जब किसी पुराने किले या खंडर के पास से गुजरें तो एक पल के लिए रुक कर जरूर सोचिएगा, क्या पता वहां भी चेरो जैसी कोई महान कहानी अपनी खोज का इंतजार कर रही हो।